वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। वेलकम टू योर जनरल साइंस क्लास, यूनिट नंबर 2। हमारी ज़िंदगी और कीमिया का जो टॉपिक है, हवा में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार, आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो पहले बेटा हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाइट्रोजन फ़िज़ा में दो एटमी मॉलिक्यूली हालत में पाई जाती है, यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन है हमेशा फ़िज़ा में N2 की फॉर्म में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और हमेशा जो है वो N2 की फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूली हालत में ये पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये हवा में बिलिहाज हुजम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जुज़ है। अंडरलाइन करें कि हमारी एयर में सबसे ज़्यादा जो है बाय वॉल्यूम कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन की निस्बत कम आमिल है। अब ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव गैस है। हाईली रिएक्टिव गैस जो है वो ऑक्सीजन है, उससे थोड़ी सी कम जो है हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्टिव है। इसलिए हवा में उसकी मौजूदगी जो है कंबस्टन और जंग लगने के अमल दोनों को कम करती है। ऑक्सीजन में हमने देखा था बेटा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है उसकी गैर मौजूदगी में कंबस्टन यानी जलने का अमल बिल्कुल नहीं होता, तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है। लेकिन अगर हवा में नाइट्रोजन गैस जो है वो कम प्रेजेंट होगी तो कंबस्टन का अमल और जंग लगने का अमल दोनों जो है वो कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है। अब हमारी जो है बॉडीज़, उसमें या प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो किस सूरत में, किस फॉर्म में पाई जाती है, तो वो बेटा प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है। ठीक है। अब प्रोटीन किसे कहते हैं? जैसे हमारी बॉडी है, इसमें जो है वो मसल्स हैं प्रोटीन के बने होते हैं ये, तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में भी प्रोटीन की सूरत में ही नाइट्रोजन मौजूद होती है। नेक्स्ट है जानदार पौधों और दूसरे जानदारों से जो है वो प्रोटीन हासिल करते हैं। अब ये किस तरह हासिल करते हैं कि हम जो हैं जानदार हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल अगर लें तो हम जानदार हैं। हम अपनी जो खुराक है वो पौधों से भी लेते हैं, यानी पौधों की बनाई हुई खुराक भी हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे जानदारों से हम किस तरह हासिल करते हैं कि उनका अगर हम मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्स इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे जानदारों के, तो उससे हमें क्या हासिल होगी? प्रोटीन हासिल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट, फिज़ाई नाइट्रोजन और ज़मीन में मौजूद अमोनिया के कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रेट की फॉर्मेशन बताई है कि नाइट्रेट्स किस तरह इस्तेमाल या तैयार किए जाते हैं। तो हवा की नाइट्रोजन और ज़मीन में जो अमोनिया है उससे नाइट्रेट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, नाइट्रोजन चक्कर किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह नाइट्रोजन, ठीक है, दोबारा से प्लांट का हिस्सा बनती है, प्लांट से एनिमल का हिस्सा बनती है। एनिमल्स जब अपना लाइफ स्पैन ख़त्म करने के बाद उनकी डेथ होती है, तो किस तरह से वही दोबारा नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन का हिस्सा बनेगी और इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चक्कर है कार्बन चक्कर, वो शुरू होता है पौधों से। पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट्स की शक्ल में जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। अब अगर इसका पिक्टोरियल व्यू देखें कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन ज़मीन से किस तरह से हासिल करते हैं, किस फॉर्म में हासिल करते हैं, तो पौधे ज़मीन से जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है बेटा, नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो ज़मीन से अपनी नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। और कहाँ से बेटा, किस ऑर्गन के ज़रिए ये हासिल करेंगे? तो जाहिर है ज़मीन में प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसके ज़रिए से ये हासिल करते हैं। नेक्स्ट है बिल वास्ता या बिला वास्ता, यही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में पहुंचती है। और अब देखते हैं यहाँ पे कि इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं या एनिमल्स का मीट जो है वो हम खाते हैं, तो यही नाइट्रोजन जो है वो जानवरों और हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, जानवरों और पौधों के गलने सड़ने से। अब वही जानवर या पौधे
ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्या होता है उनमें कि जैसे ही उनकी डेथ होती है, गलने सड़ने का अमल शुरू होता है, तो उनकी प्रोटीन जो है वो अमोनियम कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस एनिमल की जब डेथ होगी तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया यहाँ पे गलने सड़ने का अमल शुरू होता है और एंड पे हमारे पास अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आखिरकार बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड्स जो हैं नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो दोबारा से हवा में चली जाती है, हवा का हिस्सा बन जाती है, जबकि नाइट्रेट्स जो हैं वो ज़मीन में ही रह जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इस तरह से ये मुसलसल और बार बार होने वाला एक अमल है जिसमें जो है नाइट्रोजन वो जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानदारों में जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है और ये साइकिल एक पूरा चलता है। और इस साइकिल को बेटा हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्कर, जिसकी वजह से हवा में जो है वो नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है, बल्कि क्या रहती है वहाँ पे कांस्टेंट रहती है नाइट्रोजन की मिकदार। नाइट्रोजन साइकिल का बेटा ये एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें नाइट्रोजन प्लांट से एनिमल, एनिमल से दोबारा ज़मीन का हिस्सा बनती है, फ़िज़ा का हिस्सा बनती है। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी हवा में, हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो 0.03%। अंडरलाइन करें इसे कि हमारी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% मौजूद होती है। कुदरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये मिकदार जो है वो दो अवामल या दो प्रोसेसेस के ज़रिए जो है वो मुस्तकिल रहती है। अब जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, ये लाइन कट कर दें। अब वो अवामिल या प्रोसेसेस बेटा कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन, जिन्हें हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या होता है कि एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स जो हैं हवा में से या फ़िज़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी उन्हें चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए और एट द एंड रिज़ल्ट में हमें वहाँ पे फूड मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जबकि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट एक अमल है जिसमें क्या होता है, हमारे पास जलने और गलने सड़ने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दोबारा से क्या होती है, फ़िज़ा में चली जाती है। क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे बनती है। अब इस चक्कर को क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें किस तरह से मुस्तकिल रहती है। तो दो प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार मुस्तकिल रहेगी और उस साइकिल को हम कहेंगे कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप देखते हैं कि काम क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं, ठीक है, जैसे कि इंफ्रारेड जो शुआएं हैं उनको रोक कर जानदारों को उनसे महफूज रखती है। कि यानी अगर हमारी फ़िज़ा में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस प्रेजेंट है तो उसका किरदार बेटा ये है कि उसने सूरज से आने वाली ऐसी नुकसानदेह शुआएं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती उनको रोकना है। तो बेटा ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। ताहम ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कार्बन वाले ईंधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। या जैसे कि कोयला जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोल यूज़ करते हैं, इस तरह के ईंधन जो हैं वो ज़्यादा जलाने से क्या होता है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो कार्बन चक्कर है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस यानी कि गैर मुतवाज़न। क्योंकि आजकल हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं कि फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है और जितना फ्यूल हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगी तो एक पूरा जो कार्बन का साइकिल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुस्तकिल रहना चाहिए वो क्या हो जाएगी, गैर मुतवाज़न हो सकती है।
अगर ये मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अब इस अमल को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है बेटा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार सैलाब आने का ख़तरा बढ़ जाता है, जिससे हमारे सियारे की जो मौसमी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अब इसको कंट्रोल बेटा कैसे कर सकते हैं कि हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इस तरह से जो है वो अडॉप्ट करना है या इस तरह से उन्हें चेंज करना है कि हमें फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ताकि एट द एंड हमें कोई ऐसी सूरत हाल को ना जो है वो बेयर करना पड़े जो कि हम बेयर नहीं कर सकते। तमाम स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, इन 2 पॉइंट्स को रफ़ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है और अपना काम जी सूट पर सेंड करना है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो देख लेते हैं तनासुब किस तरह से जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन 2 से जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुस्तकिल रहती है। 2 ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसे अवामिल हैं। अब यहाँ पे देखें कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह से इन दोनों का तनासुब जो है वो सेम होना चाहिए और एट द एंड हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।